जय मां भारती। मैं भगवान सिंह नायक मां भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे बलों के प्रकार। हमने देखा था बल की परिभाषा हमने समझ ली थी कि बल क्या होता है। तो बल क्या होता है कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जैसे यदि यह वस्तु विराम अवस्था में है तो इसे गति अवस्था में ला सकते हैं, इधर से हम बल लगा देंगे तो ये विराम अवस्था में तो ये गति अवस्था में हो जाएगी। या फिर ये कोई गति कर रही है तो इसको हम इधर से बल लगाकर इसे यहीं पर रोक सकते हैं। मतलब गति अवस्था को विराम अवस्था में ला सकते हैं और विराम अवस्था को हम गति अवस्था में ला सकते हैं। तो किसके द्वारा हम ला सकते हैं? बल के द्वारा ला सकते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई पद्धति मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? और सीजीएस में क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵ डाइन। ये इन दोनों में संबंध है। ये भी हमें याद रखना है। देखिए दोस्तों, एक बल एक होता है अपना गुरुत्वीय बल, जिसे हम भार कहते हैं। किसी क्या कहते हैं? हम उसे भार भी कहते हैं। तो वो यूँ होता है जैसे हमने ये बल का देखा था न्यूटन के सेकंड नियम से। वो क्या था अपना? ए बराबर एम है। ए क्या है? त्वरण। एम द्रव्यमान, एफ बल। तो इसी में अगर हम देखें कि ए क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ए क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। वो था अपना रेखीय त्वरण। अगर ये गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक, इस डब्ल्यू को हमने क्या मान लिया? एफ को ये भार मान लिया हमने। भार को हम किससे दर्शाते हैं? भार को हम वेट डब्ल्यू से दर्शाते हैं। इसको हम W से दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? A बराबर mg। इसे हम क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? भार। और इसका मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन। इसका मात्रक भी क्या होता है? न्यूटन होता है। तो जैसे हमने देखा था कि भार बदल जाता है। जैसे आज यहाँ पर भार 600 है, 60 है, 50 है। तो अगर यहाँ पर है, पृथ्वी पर ये भार है, तो चांद पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाता है? 1/6। तो इसमें हम 6 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 6 10। तो चांद पर कितना हो जाएगा उसका भार? ये पृथ्वी पर और चांद पर उसका भार हो जाएगा 10 न्यूटन। न्यूटन क्योंकि इसका भी मात्रक क्या है? न्यूटन ही मात्रक है। तो इस बल को हम गुरुत्वीय बल भी कहते हैं या फिर भार भी कहते हैं। तो ये होगा अपना बल। अब आज देख लेते हैं हम बल के प्रकार कि बल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो बल को मुख्यतः 4 प्रकार में बांट सकते हैं। इसी में समस्त बल आ जाएंगे। मतलब इसमें जितने भी बल कार्यरत है वो सब किस में जाएंगे? हम जो 4 प्रकार के बल पढ़ेंगे उसमें ही आ जाएंगे। तो समझ लेते हैं हम सभी को कि वह 4 कौन कौन से हैं वो। देखिए, अगर पहली बात करें तो हम सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की बात कर लेते हैं। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। फिर विद्युत बल, विद्युत बल जिसे हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। एक होता है अपना प्रबल बल, ये जिसे हम बोल सकते हैं नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। और एक होता है अपना दुर्बल। नाम में स्पष्ट है कैसा है? दुर्बल। तो 4 प्रकार के बल होते हैं। अगर बात करें तो विश्व के सभी बल इन 4 प्रकार के बलों में आ जाते हैं। तो अब हम शुरू कर देते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल। देखिए, अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की तो हम समझ में आ गया कि आकर्षण का बल है। ठीक, किसका बल है? गुरुत्वाकर्षण। जैसे हम बोलते हैं कि हम पृथ्वी पर कुछ भी फेंके तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाती है। लेकिन एक पलायन वेग होता है, अगर उस वेग से आप फेंकते हैं तो फिर वो पृथ्वी पर नहीं आती है। अगर अभी हम बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, तो देखिए, अगर प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से जो आकर्षित होती है तो किस बल के कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण के कारण ही होती है। जैसे अगर हम बात करें कि ये अपना सूर्य है, ये क्या है? अपना सूर्य है और सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर ये चक्कर लगा रहे हैं तो ये किसके कारण लगा रहे हैं? ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगा रहे हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से खींचे हुए, बंधे हुए हैं तो ये इसकी ओर इससे डटे हुए हैं। ये तो किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। तो अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण, तो अभी जो हम पढ़े वो पृथ्वी के सापेक्ष पढ़ लेते हैं भैया कि गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, अगर हम बात करें, ये न्यूटन ने दिया है गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत, जो अगर फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो वो यूँ होता है: A = G × m1
m2/r², और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये हो जाएगा अपना। अब देखिए इसकी अगर हम बात करें, मान लो हमने दो पिंड ले लिए जिनका द्रव्यमान क्या है m1 m2, इनके बीच की दूरी क्या है, ये हमने मान ली r, ये हमने मान ली। अगर हम बात करें कि इन दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब m1 × m2, क्योंकि द्रव्यमान का गुणनफल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान। कि अगर हम बात करें कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी क्या है r, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो ऐसा बन जाएगा ये f समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बोल दें m1 m2/r²। अब हमें ये मालूम है कि जब भी हम ये चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई एक नियतांक आता है, तो इसको हटा देंगे हम, तो हमने f बराबर हटा दिया तो यहाँ एक g एक नियतांक आ गया, बाकी ये वैल्यू वैसी की वैसी m1 m2/r²। तो g क्या है, g एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो इसका भी एक मान होता है कि g का मान कितना होता है। देखिए g की वैल्यू, g बराबर होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। अब देखिए हम इससे वैल्यू निकालते हैं, मात्रक सहित कैसे लिखेंगे। g की वैल्यू निकालनी है तो g एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, ये f, ये r इधर आएगा तो क्या हो जाएगा f × r², इधर क्या बचा, ये r खत्म, m1 m2, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, क्योंकि हमें मालूम है गणित के हिसाब से गुणा की संख्या कहाँ जाती है, भाग में, और भाग की संख्या गुणा में। जैसे r² भाग में था तो कहाँ चला गया, गुणा में, और बराबर के उधर ले जाते हैं हम तो प्लस की संख्या माइनस में, माइनस की संख्या प्लस में। अब क्या बचा, g। अब देखिए f मतलब बल, बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। r मतलब दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, बटा है बटा लगा दो। क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम। कितने किलोग्राम हो गए, 2 किलोग्राम, क्या हो गया, किलोग्राम स्क्वायर। तो ये मात्रक लिखते समय हमें मतलब वैल्यू रखते हैं तब ये मात्रक भी लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए याद रखें कि क्या होगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। हो सके कहीं पर यहाँ मीटर सेंटीमीटर हो तो किलोग्राम, कुछ भी आगे पीछे घात लिख दे तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। तो पूरा सही हमें क्या लिखना है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिए अगर हम बात करें कि इन दोनों, ये इस बल का मान कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है। अब देखिए ये तो हमने g की वैल्यू, हम सपोज कि हमने g की वैल्यू रख दी, तो अगर हम बात कर ले कि सपोज ये दोनों पिंड कितने हैं, 1 किलोग्राम, इनके बीच की दूरी भी कितनी है, 1 मीटर है। तो अगर ऐसा है, देखिए f वैसा का वैसा ही बराबर g, m1 कितना होगा, किलोग्राम, 1 तो मतलब 1 किलोग्राम के है तो क्या हो जाएगा, 1², चाहे 1 लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 बटे में क्या दूरी 1 मीटर स्क्वायर, r 1 का करेंगे 1 स्क्वायर, 1 कोई फर्क नहीं पड़ना, 1/1 क्या होगा, g की वैल्यू क्या होती है, तो g की वैल्यू रख दो 6.67 10⁻11 माइनस न्यूटन मीटर। अब वैल्यू रखना है, मात्रक सहित नहीं लिखना है, ये हमने वैल्यू रख दी। अब देखिए ये अगर हम वैल्यू रख दी तो मतलब f का मान क्या होगा, g के बराबर, मतलब g के मान के बराबर हो गया। तो अगर हम यूँ बात करें, और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, कि अगर दो पिंड जिनका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और जिनके बीच की दूरी 1 मीटर स्क्वायर पर रखी है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा, तो उनके बीच कितना बल लगेगा, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन बल लगेगा। अब हमने न्यूटन क्यों बोला, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। वैल्यू अगर हम जब भी लिखे तो उनके मात्रक सहित लिखे, तभी तो हमें मालूम पड़ेगी कि वो क्या वैल्यू किस रूप में है। ठीक, तो ये हो गया अपना कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है। अब इसके बाद आता है अपना विद्युत चुंबकीय बल। देखिए विद्युत और चुंबकीय बल, इससे समझ में आ रहा है कि इसमें 2 शब्द छुपे हुए हैं, एक विद्युत और एक चुंबकीय बल। हाँ सही है। इस आधार पर अगर हम देखें तो विद्युत चुंबकीय बल 2 प्रकार के, तो एक हो जाएगा अपना विद्युत बल और एक चुंबकीय बल, ये हो गए 2 प्रकार। इनकी वैल्यू भी अगर हम बात करें, विद्युत है
तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। तो विद्युत बल कौन सा हो जाएगा अपना, देखिए सपोज हमने मान लिया कि ये दो आवेश है, इनके नाम दे दिए हम Q1 Q2, इनके बीच की दूरी भी दे दी हमने R। तो इनके बीच भी वही बल लगेगा जो कूलाम ने दिया है, ये किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है इसलिए, ठीक, और ये किसने दिया है, कूलाम ने दिया है। अब देखिए तो इनके बीच भी बल ऐसा ही लगेगा, बस कुछ बदल जाएगा अपना ये, जहाँ पर M1 M2 दो द्रव्यमान थे, यहाँ पर क्या है, दो आवेश है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय बल का मान F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमने कोई परिवर्तन खास नहीं है, यहाँ G एक नियतांक था, यहाँ पर नियतांक कुछ और है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये E जैसा लिखा है, इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन है। और यहाँ पर दो द्रव्यमान पिंड थे, किलोग्राम में थे, ये अपने क्या हुए, आवेश। तो ये आवेश का वर्ग, ठीक। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो बाद में क्या आएगा, न्यूटन। अब इससे एप्सिलॉन की अगर हम मान निकालें, मतलब मात्रक निकालना चाहें, तो फिर इससे जैसे निकल जाएगा जैसा इसका निकाला था हमने, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का मात्रक, ये R इधर जाएगा, तो बल का क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति आवेश का क्या होता है, कूलाम, कूलाम स्क्वायर। तो अगर हम इसकी बात करें कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, सी मतलब कूलाम स्क्वायर। अगर हम बात करें इसी प्रकार कि चुंबकीय बल की, देखिए सपोज हमने मान लिया कि ये दो चुंबकीय ध्रुव है, इनके भी नाम दे दिया, तो हम M1 M2, इनके बीच की दूरी भी क्या है, R है। तो इनके बीच भी लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, एक बराबर, बस नियतांक बदल जाएगा 4 पाई म्यू, और अब ये क्या है, M1, तो M1 M2 बटे R स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई, ये क्या है, एक नियतांक है। देखिए एक ही सूत्र अगर हमें याद है कि M1 F बराबर G को भी छोड़ दो, M1 M2 बटे R स्क्वायर, तो बस राशि बदलनी है। आवेश तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये चुंबकीय ध्रुव, तो दो ध्रुव प्राबल्य मतलब उनकी सामर्थ्यता है ये M1 और M2, तो M1 M2 बटे R स्क्वायर। नियतांक की बात करें तो G यहाँ एक नियतांक जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यह एप्सिलॉन 0 भी क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नियतांक, जहाँ E क्या है, विद्युत, ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है। उसी प्रकार अगर हम नीचे देखें तो म्यू क्या है, ये चुंबकीयशीलता है, माध्यम की चुंबकीयशीलता, क्योंकि चुंबक है तो चुंबकशीलता है। अब आता है अपना प्रबल, तो कौन सा बल है, या तो हम बोलते थे नाभिकीय बल। देखो अब नाम में अगर बात करें हम कि सबसे अधिक प्रबल बल कौन सा होता है, तो कौन सा बल होता है, नाभिकीय बल होता है। अब देखिए नाभिक, तो नाभिक के अगर हम बात करें तो हमने प्रोटॉन की अगर हम बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अगर हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे ये एक परमाणु है, ये उसका है नाभिक है, न्यूक्लियस। तो अगर हम बात करें नाभिक में, तो नाभिक में क्या स्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का P, न्यूट्रॉन का N। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। आवेश की बात कर ले अभी हम थोड़ी देर, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, प्रोटॉन पर प्लस आवेश, न्यूट्रॉन पर 0, मतलब ये उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर हम बात करें खोज की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने की, थॉमसन ने, मतलब थॉमसन या थॉमसन। तो TH को कभी था पढ़ देते हैं तो क्या हो जाता है, थॉमसन, और टा पढ़ देते हैं थॉमसन। ये प्रोटॉन की खोज किसने की, E गोल्डस्टीन ने की, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, इसलिए कभी प्रोटॉन की खोज में आ जाता है रदरफोर्ड। तो ध्यान रखें गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड एक साथ नहीं होंगे। तो अगर गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन, और रदरफोर्ड इसलिए क्योंकि उसने नामकरण किया है किसका, प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने खोज की। तो हम इसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ईंट पर नाच आपने सुना होगा, ईंट पर नाच। तो ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें किसकी, परमाणु की, तो परमाणु
के अंदर, मतलब नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहरी कक्षा में क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बाकी हम केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना, परमाणु मॉडल। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो नाभिक क्या होगा, ये अंदर वाला नाभिक होगा, तो कौन सा बल है, नाभिकीय बल, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल कौन सा है, अपना नाभिकीय बल है। तो हमें यही लिखना है कि परमाणु के नाभिक के अंदर, क्योंकि यूं भी कह सकते अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन भूल जाए तो, कि परमाणु के नाभिक के अंदर लगने वाला बल कौन सा होता है, नाभिकीय बल होता है। या दो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल कौन सा होता है, नाभिकीय बल होता है। और यहाँ सबसे प्रबल बल होता है, सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, अपना नाभिकीय बल, या तो इसे हम नाभिकीय बल कहते हैं, प्रबल बल कहते हैं। अब एक है अपना दुर्बल बल, तो दुर्बल से देख लेते भैया। दुर्बल तो नाम में स्पष्ट है कि दुर्बल है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, दुर्बल बल बोला जाता है। किसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पारस्परिक क्रिया के अंतर्गत लगने वाला बल कौन सा होता है, अपना दुर्बल बल होता है। तो ये होगा हमारे 4 बल। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम करेंगे घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती।